Hello students, this is Nisha Falswal, your social science teacher, and today in this class we will discuss about agriculture, 8th class, geography, chapter 4, agriculture. Farmers grow wheat, sugarcane, cotton, etc. By tilling their fields. These crops are sold in the mandis, from where they are taken to factories to make bread, sugar and clothes respectively. This journey from growing a plant to manufacturing product involved three different types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities. बेटा जो फार्मर्स हैं वो अपने खेतों में अनाज उगाते हैं, उसके साथ साथ कॉटन है, शुगर केन यानी गन्ना है, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें अपने खेतों में उगाते हैं और फिर इनको जब ये फसलें तैयार हो जाती हैं तो वो इनको मंडी में जाकर बेच देते हैं। अब मंडी से ये जो फसलें हैं या अनाज है, कॉटन है, ये फैक्ट्रीज तक जाता है और इनसे फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। जो ब्रेड आपके घर में आती है, जो शुगर आपके घर में आप लोग यूज़ करते हैं या जो क्लोथ्स आप लोग पहनते हैं, उस जर्नी में जो एक्टिविटीज़ हैं वो 3 टाइप की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। अब वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? नंबर 1, प्राइमरी एक्टिविटीज़. These activities obtain, extract or make available natural resources. Primary industries are not normally involved in processing these resources. Farming, fishing, forestry, gathering and mining are the examples of primary activities. प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है? जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज से जो कोई भी चीज़ प्राप्त करते हैं, इसमें इंडस्ट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसमें कौन कौन सी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो शामिल हैं, जैसे फार्मिंग है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, गैदरिंग यानी जो फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करना है वो है, या हनी कलेक्ट करते हैं हम लोग। माइनिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। तो ये प्राइमरी एक्टिविटी के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गया? फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, गैदरिंग एंड माइनिंग। द नेक्स्ट इज सेकेंडरी एक्टिविटी. Goods are manufactured by processing raw materials, assembling components or producing commodities of value. हम क्या करते हैं? जो प्राइमरी एक्टिविटी में हमने फार्मिंग की है, किसी फसल को हमने उगाया है, अब वो कहाँ जाएगा? किसान के पास वो जाएगा और किसान जो है उसको मंडी में सेल कर देंगे। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ तक वो प्रोडक्ट जाता है। उसके बाद उससे क्या करते हैं? जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं उनको बनाया जाता है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील्स, कार्स, प्रिंटिंग एंड कंस्ट्रक्शन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जो आयरन है या स्टील है उससे हम लोग कार बनाते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ में चीज़ें बनती हैं वो सारे एग्जाम्पल्स हैं सेकेंडरी एक्टिविटी के। नेक्स्ट इज टेरिटरी एक्टिविटीज़. These activities provide support to the primary and secondary sectors through services, transport, trade, banking, communication, administration and advertisement are the examples of territory activities. अब जो प्राइमरी सेक्टर है और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने काम को रन कर सकें। अब वो एक्टिविटीज़ जो उनको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो कौन कौन से हैं? ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजमेंट एट्सेट्रा। तो इस तरह से जो टेरिटरी एक्टिविटीज़ है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी दोनों को क्या करता है? सपोर्ट करता है और ये सर्विस प्रोवाइड कराता है, इसलिए हम इसको सर्विस एक्टिविटीज़ भी या सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज एमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर. अब जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि टॉपिक का नाम ही क्या है? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर यानी खेती क्या है और इसका जो इमरजेंस है वो कैसे हुआ है?
The early humans were gatherers. They used to satisfy their hunger by eating roots, nuts and fruits gathered from the forest. जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या थे, वो एक गैदरर्स था, यानी वो इकट्ठा करते थे किसी चीज़ों को, जैसे फॉरेस्ट से वो फ्रूट्स हैं, प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनको इकट्ठा करते थे और उनको खाकर अपनी भूख शांत करते थे. ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज दे लर्न टू टेम एनिमल्स एंड टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसने धीरे धीरे पशुओं को पालना और जो सीड्स हैं उनसे खेती करना शुरू कर दिया. These developments led to the emergence of the agriculture as an organized activity in the Neolithic age. जो नियोलिथिक वर्ड है ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नियोलिथिक, इसका मीनिंग ही क्या है कि जो नया युग था, यानी अब ह्यूमन को जो खेती करना है, पशुपालन है, ये सारी चीज़ें वो सीख चुका है, अब वो औजार बनाना सीख चुका है. तो अब इस टाइम तक जो खेती है उसका डेवलपमेंट हो चुका था. इसका मीनिंग क्या है कि वो अपने खाने के लायक अनाज उगाने लग चुका था. It helped them to lead a settled life and gave rise to early civilization. इसने जो वो खेती करने लगा और पशु पालने लगा, उसने क्या हेल्प की कि अब ह्यूमन जो है वो एक जगह पर सेटल्ड होकर अपनी लाइफ को जी सकता था और इससे जो अर्ली सिविलाइजेशन है उसको भी बढ़ावा मिला. Now the meaning of agriculture. The word agriculture is derived from two Latin words. ये टू लैटिन वर्ड्स, यानी लैटिन जो लैंग्वेज है उसके वर्ड्स हैं एगर या एग्री. इसका मीनिंग क्या है, सोइल, एंड कल्चर, इसका मीनिंग है कल्टीवेशन एंड टिलिंग ऑफ सोइल. तो एग्रीकल्चर लैटिन लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनसे मिलकर बना है, जिसका मीनिंग क्या है, एगर या एग्री का मीनिंग है सोइल यानी मिट्टी, और कल्चर का मीनिंग है जो हम मिट्टी की खुदाई करते हैं, टिलिंग ऑफ सोइल. एग्रीकल्चर दस मेनली रेफर्स टू द टिलिंग ऑफ द सोइल एंड द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. जो एग्रीकल्चर है उसका मीनिंग क्या है कि जो हम मिट्टी की खुदाई करते हैं और उसमें अपनी फसलों को उगाते हैं. Agriculture is mainly refers to the tilling of the soil and the growing of crops, fruits, vegetables and flowers. जो एग्रीकल्चर है उसमें हम मिट्टी की खुदाई करके उसमें जो फसलें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स हैं, उनको उगाते हैं. It also includes the rearing of livestock. Sometimes forestry and fishing are also included in agriculture. जो हमारी एग्रीकल्चर है उसमें हम जो पशुपालन है उसको भी शामिल करते हैं और कई बार या कभी कभी इसमें फॉरेस्ट्री, फिशिंग को भी शामिल किया जाता है. एग्रीकल्चर इज़ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द ह्यूमंस. इवन टुडे इट इज़ द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. जो एग्रीकल्चर है वो ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन है ह्यूमन बीइंग का, और आज के दिन भी जो ये हमारी हाफ से ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है ये उसकी लाइवलीहुड या आजीविका है. About 2/3 of India's workforce is still dependent on agriculture for their livelihood. इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन या वर्कफोर्स एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो खेती को या एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं. Several factors are responsible for the cultivation of crops. The land on which the crops are grown is known as arable land. The degree of development of agriculture in a particular area depends upon certain physical factors such as relief, soil, temperature, rainfall, and certain non-physical or socio-economic factors such as mechanization, capital, marketing, storage, facilities and policies of the government, etc.
अब बेटा जो हमारी खेती है उसको ढेर सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं हमारे, जैसे कि हम जहाँ खेती कर रहे हैं वहाँ किस तरह का एनवायरनमेंट या माहौल है, सोइल कैसी है, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें कैसी हैं। अब इसके साथ साथ कुछ हमारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी उस पर असर डालते हैं, जैसे मैकेनाइजेशन, कैपिटल, मार्केटिंग, किस तरह की मशीनें हमारे पास है, किस तरह की हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हमारे पास कैपिटल है या नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी हमारे पास कैसी है ताकि हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकें, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसके रिगार्डिंग किस तरह का इंटरेस्ट लेती है। Let us now discuss the effect of some of these factors on the cultivation of crops. Number 1, physical factors. Relief. The plains, river valleys and the deltas are highly suitable for growing crops. The plains have soft alluvial soil which can be easily plugged and are also very fertile. जो प्लेन एरिया है या फिर जो रिवर के पास हैं उन एरियाज़ में जो मिट्टी होती है वो एलुवियल सोइल है और काफ़ी सॉफ्ट होती है, और वो न्यू मिट्टी होती है, तो न्यू सोइल होती है, तो वो उसमें खेती करना काफ़ी आसान रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। प्लेट्यूज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ हार्ड रॉक्स एंड आर डिफ़िकल्ट टू प्लग। जो प्लेट्यूज हैं वहाँ पर जो खेती है वो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो प्लेट्यूज हैं वहाँ पर हार्ड रॉक्स होती हैं और इस तरह से खेती करना वहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। माउंटेन्स टू आर नॉट आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स बिकॉज मशीन्स कैन नॉट बी यूज देयर। जो माउंटेन एरियाज़ हैं या हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर हम मशीन्स का यूज़ नहीं कर पाते हैं। Soil erosion is rapid and means of transport are limited. However, mountain slopes are good for cultivation of tea and coffee because waterlogging is harmful for these crops. हालांकि जो माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पर बाकी फसलें हम अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते हैं, लेकिन चाय और कॉफ़ी के लिए ये बहुत ही आइडियल लोकेशन मानी गई है क्योंकि इन फसलों को जो पानी है वो एक साथ इकट्ठा नहीं चाहिए, यानी जो जैसे टी के लीव्स हैं उनको पानी चाहिए बट वो पानी वहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। तो इस तरह से जो रिलीफ है वो हमारी खेती को या कल्टीवेशन को इफ़ेक्ट डालता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। टेम्परेचर एंड रेनफॉल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द क्रॉप कल्टीवेशन। जो हमारा टेम्परेचर है, रेनफॉल है, वो भी हमारी फसलों को डायरेक्ट इफ़ेक्ट डालता है या प्रभावित करता है। द टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन एन एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द temperature requirements. For example, rice, sugarcane and tea which requires high temperature are grown in tropical regions. जो हमारी फसलें हैं उनको उगाने में वहाँ का जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स है वो भी काफ़ी असर डालते हैं। जैसे राइस, शुगरकेन एंड टी, इनको कैसा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको ट्रॉपिकल रीजन्स में ही उगाया जा सकता है। ट्रॉपिकल रीजन्स का मीनिंग क्या है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो रीजन है या एरिया है वो। दीज कैन नॉट बी ग्रोन इन cold regions. Similarly, wheat and sugar beet which do not require a very high temperature are grown in the temperate regions. जबकि जो शुगर बीट है और व्हीट है उनको ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए हम इनको टेम्परेट रीजन्स में उगाते हैं। टेम्परेट रीजन का मतलब पिछली क्लास में मैंने आपको टेम्परेट जोन के बारे में बताया था। तो टेम्परेट जोन कौन सी है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर के साइड जो हिस्सा है, और साउथ पोल की तरफ अगर जाते हैं तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद का जो पार्ट है। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। अलग अलग फसलों को अलग अलग क्वांटिटी में पानी की ज़रूरत होती है। सो क्रॉप्स लाइक राइस एंड जूट विच रिक्वायर मोर वाटर आर ग्रोन इन ह्यूमिड एरियाज। Millets, on the other hand, can be grown in dry areas where there is not enough water to grow rice. अब जो wheat है, राइस है, जूट है, इन फसलों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो हम इन फसलों को स्पेशली राइस एंड जूट को हम कौन से एरियाज़ में उगाते हैं, जो ह्यूमिड एरियाज़ होते हैं या जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ का मौसम जो बारिश के अकॉर्डिंग होता है। तो जो दूसरी फसलें हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, उन फसलों को हम ड्राई एरियाज़ में भी उगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सोइल। सोइल किसी भी फसल को उगाने के लिए मेन जो रिक्वायरमेंट है वो सोइल ही है। अब सोइल किस तरह की है जो आप फसल उगा रहे हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। Clay soil are most suitable for the cultivation of rice because it retains water for a long time. Fertile sandy soil is useful for the cultivation of wheat, while cotton grows best in regions where black lava soil are found. इसका मतलब क्या है बेटा कि अलग अलग फसलों के लिए हमें अलग अलग तरह की मिट्टी चाहिए। जैसे अगर हम राइस ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कैसी सोइल चाहिए, जो क्ले यानी चिकनी मिट्टी होती है, जो पानी को रोक कर रख सके। और जो गेहूँ होते हैं उनके लिए हमें कैसी मिट्टी चाहिए, जो फर्टाइल सैंडी सॉइल होती है। इसी तरह से कॉटन के लिए हमें ब्लैक सॉइल की ज़रूरत होती है। अब ये तो थे हमारे नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है, जो हमारी फसलों को काफ़ी हद तक प्रभाव डालते हैं या इफ़ेक्ट डालते हैं। अब है कुछ नॉन फिज़िकल और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी हमारी सोसाइटी, हमारी गवर्नमेंट के पॉलिसीज़, हमारे जो टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीज़ें हमारी खेती पर असर डालती हैं। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स एंड मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैव सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड। जो हम टेक्नोलॉजी और मशीनें यूज़ करते हैं अपनी खेती के लिए, वो भी हमारी जो फसलें हैं उनको काफ़ी इम्प्रूव कर देते हैं या हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देते हैं। The development of water resources management and the construction of canals, dams and reservoirs have greatly improved irrigation facilities. हमारी जो फसलें हैं उनको पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह से जिन एरियाज़ में पानी नहीं है तो वहाँ पर हम जो नहरें हैं, कैनल्स हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं और वाटर को मैनेज कर सकते हैं। विद इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़ now crops like rice can be grown in regions of low rainfall. The regions which were considered barren previously now can be brought under cultivation. ये हमारा जो वाटर फैसिलिटी है उसी का इफ़ेक्ट है कि अब राइस जैसी फसल को, राइस जैसी क्रॉप को उन एरियाज़ में जहाँ पर लो रेनफॉल होता है वहाँ पर भी उगाया जा सकता है। Chemical fertilizers have made it possible to grow crop even in less fertile areas. जो कम उपजाऊ ज़मीन है उन पर भी जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उनका यूज़ करके हम खेती कर सकते हैं। The technique of terrace cultivation has checked the soil erosion and has enabled crop to be grown on slopes of mountains. जो हम टेरेस कल्टीवेशन करते हैं उससे क्या है, सोइल इरोजन का हम लोग पता लगा सकते हैं और हम माउंटेन्स पे जो स्लोप हमारी कल्टीवेशन है उसको यूज़ कर सकते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, HYV सीड्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी हमारा क्रॉप प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल इज़ एसेंशियल फॉर परचेजिंग ऑफ मशीनरी, सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, फर्टिलाइजर्स एंड हायरिंग ऑफ लेबर।
बेटा किसी भी काम को करने के लिए आपको कैपिटल या मनी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आप जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, मशीनरी, सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, फर्टिलाइज़र्स, इन सब को खरीद सकते हैं। कैपिटल इज़ मेड अवेलेबल बाय several government agencies like banks, cooperatives, individuals and private agencies। अब जो कैपिटल है या पूंजी है, मनी है, ज़रूरी नहीं कि वो हर किसान के पास हो, तो इसके लिए हमारी जो एजेंसीज़ हैं लाइक बैंक, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इंडिविजुअल्स हैं, यानी जो पर्सनल लोन है वो इसमें हेल्प करते हैं। Apart from these rules of law, a stable government, peace and harmony, transport and storage facilities also help to increase crop yield। इसके साथ साथ हमारे जो जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहाँ की स्टेबल गवर्नमेंट, वहाँ के अच्छे रूल, वहाँ पर सुख और शांति, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें हमारी क्रॉप को काफ़ी आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये थे हमारे जो फैक्टर्स हैं जो हमारी खेती को इफ़ेक्टिव करते हैं। इस तरह से ये थे हमारे फैक्टर्स जो हमारी खेती को बहुत अच्छा होने में प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो है वो हो जाता है, जो हमारे फैक्टर्स हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।